लड़कियां जो है ना, माँ बाप की बात मतलब मानना ही नहीं है। कि भीड़ में चलोगे तो भेड़ बन जाओगे, तुम्हारा एकांत तुम्हें मनुष्य बना सकता है। आप सच्चाई पे बात करो ना, आप गलत हो जाओगे। और मुझे नहीं पता कि इस वजह से वो लोग मुझे कितनी गालियां देने वाले हैं। स्वागत है मैम हमारे YouTube चैनल RDI टॉक्स पे। कैसी हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि पॉडकास्ट भी करूंगा अपने लाइफ में, वो भी बहुत ऊंची जगह पे बैठ के, और ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका ये प्लान था कि नहीं हम लोग यहाँ करेंगे। हाँ, आपने बोला पार्क में करेंगे, तो पार्क में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो मैंने सोचा यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, शांति में आराम से कर लेंगे। चलिए अब इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए, आपको तो बहुत लोग जानते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, तो फिर भी RDI टॉक्स के माध्यम से थोड़ा अपने बारे में बताइए। इंट्रो, बहुत लोग मेरा नाम भी नहीं जानते हैं। मेरा नाम ज्योति चौहान है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। अच्छा, बनारस जी। और 2 साल पहले मैं यहाँ आई थी। बस ये है कि काम करना है, कुछ क्या करना है, कोई कुछ खास पता नहीं था। धीरे धीरे कुछ लोगों से, जैसे आज आप मिले तो आपसे कल बातें होंगी, भाई किसी न किसी चीज़ को लेके प्लान होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते गए। उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा यूट्यूब चैनल खोलते हैं, बट ये नहीं खाते कि पत्रकार बन जाना, ठीक है। ऐसे यूट्यूब चैनल खोलते हैं, इंटरव्यू सेशन, जैसा आप बोल रहे हैं, इंटरव्यू सेशन के लिए। तो जैसा होता है ना कि कॉफी रख दिए, उधर स्टार बैठे हैं, इधर ये बैठे हैं, तो स्टार नहीं, कोई भी जो अपने लाइफ के बारे में बताना चाहे, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया। बट वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन जो चैनल का नाम है वो कॉफी विद मी रखा है। तो हम लोग सोचे तो वैसा ही थे, बट वैसा हो नहीं पाया। तो इंटरव्यू करते मतलब इंटरव्यू सेशन ही चलने लगा उसमें। अच्छा। तो इंटरव्यू करते फिर यही कॉफी विद मी चल। जब मैं पहली बार आपका चैनल देखा था कि कॉफी विद मी, तो मैं शॉक किया, मतलब ये क्या नाम है यार, मतलब कि ये थोड़ा सा मतलब होता है ना, जब फनी टाइप का लगता है। कॉफी विद मी, ये होता है चलो यार कॉफी पीते हैं ना। तो एक बात बताइए कि बनारस की रहने वाली एक लड़की जी, यूपी से आ जाती है, यूपी में पढ़ता है वो जी, और यूपी से आ जाती है बिहार जी, और बिहार में आकर एक पटना में अपना फ्लैट ले लेती है, और वहाँ से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर देती है, कॉफी विद मी जी। तो कॉफी विद मी जो बना, जैसे आप बताइए कि हम लोग ऐसे ही सजेशन दे रहे थे लोग, लेकिन एक रीजन होगा, क्योंकि बिना कुछ रीजन का कुछ होता नहीं है। हाँ, ये तो है। तो रीजन क्या था कि कॉफी विद मी क्या शुरुआत हुआ? ये नाम मेरा दिया हुआ नहीं है, ग्रुप के लोगों ने ऐसे दे दिया। तो उन लोगों का पहले से ही प्लान था कि हम लोग एक चैनल क्रिएट करेंगे और एक लड़की रहेगी। अच्छा, तो सडनली मैं मिल गई, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो इसी को दे देते हैं। तो उन लोगों ने चैनल क्रिएट करके मुझे दे दिया। मैंने बोला ठीक है, मेरे को चैनल का सी भी नहीं पता था कि होता क्या है। मैं तो YouTube के बारे में भी नहीं जानती थी क्या होता है, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि YouTube पे पैसे भी आते हैं। अच्छा। ये 2 साल पहले की, जस्ट 2 साल पहले की बात है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जो वीडियोस हम लोग देखते हैं भोजपुरी गाने, उसके पीछे क्या मेहनत होती है। जो स्टार मतलब मुंह से लिपसिंग करा, मुझे लगता था कि वही गाना गा रहा है। ये नहीं पता था कि उसका म्यूजिक अलग बनता होगा, लिरिक्स कोई लिखता होगा, फिर उसको डुएट होते होंगे। तो ऐसे होता रहता था। तो बहुत सारी चीजें मुझे नहीं मालूम थी, और 2 साल में मैंने बहुत कुछ जाना है, इंडस्ट्री को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। तो 2020 में मेरा 12th पास आउट हुआ था। तो मैंने BHU का BA का फॉर्म सबमिट किया था, ITI का फॉर्म सबमिट किया था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का किया था। तो क्या हुआ ना, उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था, तो पेपर सारे रद्द कर दिए गए। कुछ के पेपर हुए भी तो रिजल्ट नहीं आए, और जिसके रिजल्ट आए उसमें किसी के सिलेक्शन ही नहीं हुए। तो मेरे बैच के जितने बच्चे थे, क्या किए कि ITI में एडमिशन ले लिए। मैंने सोचा यार ITI से मैं क्या करूंगी। अब यही इसी चीज पे मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है कि एक लड़की जो BHU का फॉर्म डालती है, वो फिर ITI का फॉर्म क्यों डालती है? मतलब इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता है। देख ही लेते हैं, मतलब होता है ना कि देख लेते हैं, क्या कि BHU में जल्दी सिलेक्शन नहीं मिलता है। बहुत होता है क्या ना कि उसमें जो आपके घर के कोई कर्मचारी है, उसमें कोई जॉब करते रहे होंगे BHU में, ये नियम है BHU का। तो 80% सीट उन्हीं लोगों का होता है, 20% में बाहर के बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो मेरे घर से कोई नहीं था BHU में, तो इसलिए मुझे मालूम था कि होगा नहीं, बट देखते हैं, लक
मान के कि क्या पता हो जाए, तो ऐसे भर दिया। अच्छा। तो 2-3 फॉर्म सबमिट कर दिए कि क्या पता तीनों में से कोई भी एक निकल जाए। उस समय कोरोना के माहौल में कॉलेज की स्थिति बहुत गंदी चल रही थी और एडमिशन के मामले में, और तो BHU का ये आ गया कि जिसका 85% के ऊपर है आइए एडमिशन ले जाइए। हाँ। अब भाई मेरा 85% आया नहीं तो मैं कहाँ से एडमिशन ले जाऊँ। मैंने बोला जाने दो भाई, नमस्ते प्रणाम, साइड हटो। तो फिर फॉर्म हम भरे थे तो नहीं हो पाया। तो फिर मेरा ITI मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। मुझे मालूम नहीं था कि ITI में होता क्या है। अच्छा, बस यूं ही डाल दिया गया। डाल दिया। एक्चुअली होता है ना कि ग्रुप के बैच के बच्चे थे, चलो डाल देते हैं। मुझे नहीं पता भाई इसमें क्या होता है। कुछ लोगों ने बताया कि ये फीटर का है, इंजीनियरिंग का है, पता नहीं क्या क्या, मीडिया का है। मैंने बोला यार मैं क्या करूंगी फीटर का, पाइप फिट करना है मेरे को। वही तो, वो तो मतलब अक्सर उसमें बच्चे जाते हैं, बच्चियां बहुत कम। हाँ, तो लड़कियां मेरे बैच की हैं। तो मैं पूछी एक दिन कि क्या करती हो उसमें, तो बोलती कि फीटर का काम सिखाया जाता है। मैंने बोला कि पाइप फिट करने वाला है। कह रही कि हाँ शिप वगैरह में। तो बोले कि कभी गई हो ट्रेनिंग के लिए? तो कह रही कि ट्रेनिंग के लिए हम लोग को नहीं भेजा जाता, लड़कों के लिए। तो मतलब तुम कर क्यों रही हो फिर? जब लड़कों के लिए भेजा जाता है, मैंने पहले ही बताया था कि ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है। क्या करेंगे फीटर का काम सीख के? तुमको ट्रेनिंग पे भेजा नहीं जाता लड़कियों को, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर 1 साल और मेरा वेस्ट चला गया इस चक्कर में। 2020 का तो एडमिशन हुआ ही नहीं। 2021 में मैं थोड़ा सा यहाँ चली आई। 21 के लास्ट टाइम में, एकदम नवंबर-दिसंबर में, उस समय थोड़ा सा घर के प्रॉब्लम इशू से मैं एडमिशन नहीं ले पाई। फिर 2022 में यहाँ पे मेरा बीता। तो यहाँ पे एडमिशन हुआ मेरा, बनारस से ही हुआ। तो फिर उसके बाद साइड से पढ़ाई भी चल रही है और चल भी रहा है। अच्छा, ये तो शुरुआत की बात हो गई। फिर मीडिया ही चूज क्यों होगी? ये तो अगर हम चाहते तो पटना में रह के आप बहुत कुछ भी कर सकती थी। हाँ। पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत तरीका है। तो फिर मीडिया में क्यों? कितने लोगों ने तो बोला कि आप सिंगर बनना, मतलब हाँ। सिंगिंग कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा सिंगिंग में। मुझे काम करना था ऐसा कि जिसमें एक रिस्पेक्ट हो। मैंने कई सिंगरों के पास में गई, इंटरव्यू ली, बट उन लोगों के पीठ के पीछे मैंने जो गालियाँ सुनी, मैंने बोला यार इन लोगों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अश्लील गाने, ये वो, मैंने बोला यार नहीं, अच्छा नहीं है ये सब चीज़। मुझे रिस्पेक्ट से काम करना है। मुझे ये रिस्पेक्ट चाहिए कि कोई मुझे सिंगर, अरे वो गायक, अरे वो ये नचनिया बजनिया वाला जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं ना, मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं मानती हूँ कलाकारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बेशक करनी चाहिए, मगर मुझे वो चाहिए नहीं था। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, मेरे से होगा भी नहीं। और थोड़ा सा बहुत गंदगी था इस लाइन में, है भी, ऐसा कुछ नहीं है, मगर पर्दे के पीछे है जो चीज़ें, कहानियाँ लोग कभी पर्दे पे नहीं बोलते हैं, तो मैं भी नहीं बताऊंगी। तो नहीं चूज किया मैंने। फिर मुझे लगा कि इसमें रिस्पेक्ट है और वैल्यू भी है, लोग आपको खुद बुलाएंगे, मैम आइए ना, इंटरव्यू करिए मेरा। बिल्कुल। तो मुझे ये रिस्पेक्ट बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला ठीक है, इसी में। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बंदा हूँ। हाँ। बहुत डेप्थ तक जाना मुझे बहुत पसंद है। मैं वो जानना चाहता हूँ कि जब वो मोमेंट होता है इंसान के लाइफ में, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसके दिल में क्या चल रहा होता है। अब जो बोल रही हो कि रिस्पेक्ट, सब लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए। बिल्कुल। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। बिल्कुल। हर व्यक्ति को चाहिए। What do you mean by respect? ये रिस्पेक्ट होता क्या है? सम्मान, जैसे कि इंसान, मुझे बुलाया जाए, मैं अगर कहीं जाऊँ ना, मुझे खुद ना जाना पड़े कि नहीं मुझे आपका करना है इंटरव्यू। शुरुआत में होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो शुरुआत में थोड़ा कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, सिंगर में ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने अच्छे मुझे रिस्पांस दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने बोला कि आप यही काम करिए, आपके लिए अच्छा है और आप बहुत आगे, मतलब ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने मुझे सराहा कि नहीं आप अच्छा काम कर रही है, बाहर से आके एक लड़की इस लाइन में। जब लोगों ने ये बताया ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, खास करके मैं भोजपुरी से ही शुरुआत की थी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम लड़कियां, मतलब गिनती से 1-2 लड़कियां हैं इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल। तो मैंने बोला ये अच्छा फील्ड है और मेरे लिए इसमें अच्छा फ्यूचर हो सकता है, तो मैं इसी में करते गई। और रिस्पेक्ट की बात है तो आप भी देखते हैं आजकल अश्लील गाने, तो आजकल पैसे की चाहत किसे नहीं है। क्या पता कल को मैं भी शुरुआत करती। आज भाई पैसे ऐसी चीज है ना कि जितना मिलता जाए उतना लालच बढ़ता जाता है कि मैं और कमाऊं, अगर मुझे आज सिर्फ 10,000 की जरूरत है ना, मुझे आज 10,000 मिल जाएंगे आराम से ना, तो मुझे लगेगा कि मैं 20,000 और कमाऊं। तो ये चीज है। तो मैंने बोला नहीं यार, वो लाइन कभी ना कभी एक स्टेज ऐसा आता है ना कि ध्यान भटक ही जाता है और भटकाने वाले लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। अरे करिए ना, कुछ नहीं, सब तो कर रहा है। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया इस चीज को। मैंने बोला नहीं यार, नहीं हो सकता।
मैं नहीं चाहती, क्योंकि एक्चुअली घर खानदान थोड़ा सा देखना पड़ता है। हम लोग के घर खानदान में कोई अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ ये मीडिया लाइन में कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करती हो लोगों से? जैसे समाज में क्या है ना कि जैसे अगर हमको कोई बोल मारे ना तो उसको हम धो देंगे बढ़िया से, हाँ, लेकिन लड़कियों पे जब आ जाती है ना तो थोड़ा सा वहाँ पे एक, समझ रही है ना आपकी, मतलब वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ नहीं, होता भी है, अभी भी ऐसा होता है। होता क्या है ना कि मैं लड़की हूँ अकेले और मैं बाहर से आके काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जितने मीडिया लाइन में हैं 2-4 दोस्त हैं। इनफैक्ट मैं रहती भी हूँ टीम के साथ अपने। ऐसा नहीं है, बट फील्ड में मैं अकेले हूँ। अगर मेरे पास मतलब ऐसे कैमरामैन नहीं है, मैंने अभी बोला है किसी को रहने के लिए, तो कैमरामैन नहीं है मेरे पास। और मेरे पास एक्चुअली अभी मैंने बाइक स्कूटी वगैरह भी नहीं लिया है, मैं उससे ले लूंगी। तो मुझे किसी ने कभी ना कभी किसी की जरूरत पड़ती है, तो मैं एक्चुअली ज्यादातर रैपिडो यूज करती हूँ। और दो चार लोग हैं जो इनके पास बाइक है, तो अगल बगल रहते तो बोलते हैं कि मैं लेके चलता हूँ, तो मैं चली जाती हूँ। और अगर मैं 2 से 3 बार मैं किसी मीडिया वाले के साथ दिख जाऊँ, 3-4 लोग हैं जो लोग मेरे साथ ज्यादा अक्सर रहते हैं, ज्यादा नजर आते हैं, उन लोगों के साथ मैं कभी नजर आ जाती हूँ ना तो लगता है अरे उसकी पट्टी है। और मेरे को कैसे बोलते हैं लोग, उन लोगों को बोलेंगे और आपकी ज्योति का क्या हाल है। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, हमेशा मतलब मीडिया के ही लोग, दूसरे अदरवाइज के मैं किसी को क्या बोलूं, मीडिया के ही लोग ऐसे चढ़ाते हैं और आपकी ज्योति का क्या हाल है, और ज्योति तुम्हारे उनका क्या हाल है। मतलब हद है यार। मैं किसी के साथ काम करूं तो तुम लोग उसको रिलेशनशिप पे जोड़ देते हो। मतलब ये पूरी इंडस्ट्री का नहीं, मतलब जिनकी नजरिया यार काम करने को सोचो ना, मैं काम कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे जिस फील्ड में हूँ वहाँ लड़कों के साथ रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैं कहाँ से लड़की ढूंढ के लाऊं कैमरामैन, मैं कहाँ से बाइक चलाने के लिए लड़की ढूंढ के लाऊं, नहीं मिलेगा यार, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लड़कों के साथ ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे ये चीज बहुत अकड़ लगता है। एक बात पता है आपको, ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वो एक गांव है, बिल्कुल, हाँ, और वहाँ पे अगर कोई कहीं से आया है, क्योंकि मेरे गांव के लोग मुझे ही नहीं पहचानते हैं, मैं गांव में जाता ही नहीं हूँ, मैं अपने रूम से अपने काम पे, जो करना है बस अपने घर में, गांव में जाता ही नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं वो जानते ही नहीं है कि उनका लड़का कहाँ रहता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगर मैं कभी किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, इवन की वो मेरी सिस्टर ही है, तो लोग होता है ना कि देखो, हाँ, मतलब ऐसा बोलता है सब कि दिल अंदर से जो होता है ना, वो लगता है कि यार यहाँ रहना ही बेकार है। वही। हाँ, अब एक बात बताइए आपकी, जो लोग काम कर रहे हैं अभी मीडिया लाइन में, आपको बिल्कुल जाना ही होगा, उनके साथ जाना ही होगा, क्योंकि मान लीजिए कल का कहीं कुछ हो गया, वहाँ शूट करना है, तो वहाँ पे तो हजारों मीडिया वाले पहुंचेंगे, आप भी पहुंचेंगे। अगर मान लीजिए 999 अगर लड़के हैं और आप वहाँ पे जाती हैं और उसमें से 2 लड़के आपको सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के जो 10 मीडिया वाले हैं वो आपको बोलते हैं कि वो उसको पटा लिया है, हाँ, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड है बहुत, और ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा रीजन है ना कि बहुत ऐसी लड़कियां जो हिम्मत उन लोगों का टूट जाता है और वो लोग घर पे बैठ जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले कि जो मीडिया लाइन में है या फिर इवन की मीडिया लाइन में नहीं भी है और वो अगर ये बात बोलते हैं, तो ये तो सबसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कि लड़का लड़की, मैं लड़का हूँ आप लड़की हो, बिल्कुल, क्या है मतलब ये अंतर किसने बना दिया? कामों में अंतर किसने बना दिया कि ये लड़की नहीं कर सकती, ये लड़का कर सकता है? सही बात है। तो कभी मतलब अंदर से घुटन टाइप की नहीं होता है, मतलब अजीब सा लगता होगा वो जब सुनने के बाद से ना, बड़ी अजीब लगता होगा। अब मान लीजिए आप कि किसी को बहुत अच्छा अपना दोस्त मानती हैं, या कोई मीडिया वाला ही है उसको आप बहुत अच्छा अपना भाई मानती हैं, और सामने वाला बोलता है यार उसकी बंदी है, कैसा लगता है? मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड में। ये होता है, मतलब होता है ना कि यार मीडिया में है एक अलग पावर, लोग समझते हैं मीडिया को, अलग पावर समझते हैं। तो हम लोग रोना भी अपने आप को ये लगता है कि यार मैं बहुत वीक अब सामने वाले को प्रेजेंट हो जाऊंगी, तो रो भी नहीं सकते, किसी से पूछ भी नहीं सकते कि तुमने ऐसा क्यों कहा। बहुत मतलब गंदा फील होता है, मैं क्या ही बोलूं। मैं कभी कभी खुद में डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार मुझे अब किसी के साथ रहना ही नहीं, मैं इंडिविजुअल काम करूंगी, लेकिन मैं करूंगी इसके साथ भाई, उसके लिए भी तो लड़का चाहिए होगा, अलग लाऊंगी तो भी तुम लोग कहोगे कि उसके साथ पटी हुई है। फिर मैंने सोचा यार बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
जिस दिन सब्सक्राइबर यहाँ तक पहुँचेंगे ना, उस दिन खुद ही कहोगे यार कहाँ थी, कहाँ चली गई। ऑब्वियस सी बात है। वैसे अभी सब्सक्राइबर देखते हैं, फॉलोअर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कहा जाता है ना, जैसे हम लोग हैं लड़के, तो हम लोग को ये नहीं कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर है, ये है वैसा नहीं, वो कितना कमाता है, बस वही चीज, कितना पैसा कमाता है ये देखा जाता है। तो वही चीज है। कितने लोग काम करते हैं आपके टीम में वैसे? मतलब अभी जो एक जैसे आप बता रही कि अगल बगल के हैं, तो कभी वो पहुंचा दिए, रैपिडो कर लिए, वैसे करके 3-4 लोग हैं लगभग प्रॉपर, मतलब अपने एकदम टीम में, या फिर मतलब यूं ही मतलब ऐसे चल रहा है? 3 से 4 लोग, मतलब कभी भी कोई भी ऐसे भी, मतलब प्रॉपर एक नहीं है कोई भी, क्योंकि कुछ लोग दूर रहते हैं, कुछ लोग अगल बगल रहते हैं, तो कभी अगल बगल वाले नहीं रहे तो उन लोगों को। अच्छा, जो अभी मतलब फिलहाल हैं वो आपके दोस्त यार ऐसे? हाँ, दोस्त ही, अब साथ में काम करते तो दोस्त ही हुए, बट लोगों की थिंकिंग से बहुत कुछ। अच्छा, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि बनारस से जब आप यहाँ आओगी तो ये सब झेलना पड़ेगा, समाज का ये ताना सुनना पड़ेगा? एक तो होता है ना, लोग बोलते हैं कि जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ में अगर कुछ करना स्टार्ट करूँ, ये सब तो लोग बोलते हैं क्या कैमरा उठा के काम कर रहा है, ये सब कुछ नचनिया बजाने वाला काम कर रहा है, ये सब कुछ होता है क्या? तो लगता है ना कि यार यहाँ से चले जाए हम कहीं और। वैसे ही कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आया होगा, चलो यहाँ नहीं है वहाँ जाते हैं। वैसे तो वहाँ भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने यहाँ का प्लान किया कि चलो हम यहाँ करते हैं। यहाँ आने के बाद से आपको ऐसे ताना सुनना पड़ा? सुनना पड़ता है, हर एक लाइन में स्ट्रगल है, और लोग आपको तब तक ताना सुनाएंगे ना जब तक कि आप उनसे कहीं ज्यादा ऊपर ना हो जाएं। और जब ऊपर जाएंगे ना तो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बस यही बदनाम करने की कोशिश, अरे ऐसे गई है यार, अरे हमको नहीं पता है, अरे वो ऐसे करके गई है वहां तक। तो ये सारी चीजें जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी। और अगर लोगों की सोच से अगर हम चलेंगे ना, तो फिर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमेशा अपने एक एक कदम पीछे घिसते जाएंगे लोगों की वजह से कि अरे यार वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो ऐसा सोचता है, और 4 लोगों के बीच में ऐसा मेरे बारे में बोलता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये सोचकर अगर हम चलेंगे ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली? कैसे मैनेज करती हैं आप ये सब? जब तो मतलब कहीं से ना कहीं से एक होता है ना, कभी जैसे MBA चाय वाला, वो बताया नहीं था अपने पापा से कि मैं चाय का दुकान खोला हूँ, लेकिन पता चला ना पापा को। तो वैसे ही कभी नहीं होता है कि लोग पापा को बोले क्या आपकी बेटी क्या कर रही है, सब कोई काम है ऐसे? हाँ, तो मेरी मम्मी शुरू में बोलती थी, हमेशा बोलती थी क्या कर रही हो ये सब, कोई मतलब नहीं है, फालतू का काम कर रही है। लेकिन जब होता है ना, परिवार को क्या चाहिए, जब बेटा बेटी घर से बाहर रहने लगते हैं ना, तो परिवार को एक ही चीज से मतलब रहता है, कितने पैसे घर भेजने। ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है जो हर एक उस लड़के और लड़की के लाइफ में होता है, जब वो घर से बाहर रहता है कमाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो मम्मी पापा को ऐसा नहीं कि सेल्फिश हो जाते हैं, बट सोचते हैं कि मेरा बेटा कमा रहा है तो कुछ यहाँ भी भेजे। तो ये चीजें हैं। तो जब पता चला कि भाई बेटी इतना कमा रही है, तो खुश, हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक भरोसा है कि मेरी बेटी बिगड़ नहीं सकती और गलत नहीं कर सकती। बाकी जो है वो सब कुछ सामने A to Z, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाने वाली हूँ, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। एक चीज है ना कि बहुत सी लड़कियां जो है मतलब कि उनके माँ बाप नहीं भेजते हैं कहीं पढ़ने के लिए। अब क्यों नहीं भेजते हैं ये आपको पता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आई तो आपको जो ताना सुनने को मिला, यही सब रीजन की वजह से शायद माँ बाप नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आप जिद करके आई और यहाँ पे आकर आप अपना छवि भी बना रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। जिद था कि पहले तो एक तो जिद करके निकलना, डर तो रहता है अंदर अंदर, अगर मैं सक्सेस ना हुई, मैं कुछ ना कर पाई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। बट एक जुनून था कि करूंगी तो जरूर, मैं अगर निकली हूँ, अपना पैर आगे बढ़ाई हूँ, तो कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगी। और एक अपने पूरे घर खानदान में अपना एक अलग इमेज बना के दिखाऊंगी। और सो है अलग इमेज। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहोगी आप कि जिनको माँ बाप नहीं भेजते हैं कहीं पढ़ने के लिए? देखिए, और लड़कियां दोष देती है कि मेरे पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसी हैं, नहीं जाने देती हैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है। मैं लड़कियों के बारे में बुरा नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं ना जो सच में बिगड़ैल होती हैं। मतलब लड़कियों की ऐसी बात बोलना, मतलब लड़कियों की ऐसी बात बोलना कुछ लड़कियों को शायद बुरा लग जाएगा, इसके लिए सॉरी, बट ये रियल है। कुछ लड़कियां जो है ना, माँ बाप की बात मतलब मानना ही नहीं है। होता है ना थोड़ा सा इधर उधर में ज़्यादा रहना, तो वो चीज़ें माँ बाप को हमेशा डर लगी रहती है कि कहीं घर खानदान में नाक न कट जाए। इस वजह से माँ बाप नहीं भेजते हैं। तो बेहतर है कि पहले अपने मम्मी पापा का भरोसा जीतिए कि मैं कहीं भी रहूँगी, मैं अगर 10 लोगों के बीच में भी बैठूंगी ना, तो
मेरा नियत और मेरा जो सेल्फ का खुद का रिस्पेक्ट है वो कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी इधर उधर नहीं डगमगाएगा कि मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे बिगड़ना नहीं है। बिल्कुल। वो भरोसा अपने माँ बाप की नजरों में बनाओ। उसके बाद माँ बाप ऐसे थोड़ी है कि तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे भाई, तुम कह के निकलो कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा आगे बढ़े। बिल्कुल। तो कोशिश है थोड़ा सा करना, थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट होता है, माँ बाप डरते तो हैं, लेकिन उनको भरोसा दिलाना भी तो हमारा ही काम है। तो वो अच्छा, फिर आते हैं हम लोग पर्सनल लाइफ पे, उससे पहले थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं। बिल्कुल। आप तो बहुत ऐसे, मैंने इंटरव्यू आपका देखा, बहुत ऐसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है, जैसे बहुत भोजपुरी सिंगर हैं उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन हुआ है। तो पता है कि जब भी हम कहीं बात करते हैं तो वहाँ एक एनर्जी होता है। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी है, यहाँ से एक वाइब्स क्रिएट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक मतलब हम लोग से जो बात हो रही है ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एंगल निकल के आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स निकल के आ रही है। बिल्कुल। वो एक एनर्जी फील होता है कि नहीं यार मज़ा आ रहा है। हाँ, वैसे मज़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी आप किसी के साथ इंटरव्यू करती हैं, जैसे भोजपुरी वाले हैं या बहुत ऐसे लोग हैं, तो वहाँ से आपको क्या सीखने को मिला है, क्या देखी हो आप? कभी कभी बहुत सारे ऐसे मैंने इंटरव्यू कर रखे हैं जो अश्लील गाते हैं, अश्लील लिखते हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं उनको इंटरव्यू में लाने का नतीजा होता है कि मैं उनको बढ़ावा दे रही हूँ। मैं इंटरव्यू लोग पूरा सुनते भी नहीं है, पहले पूरा सुन लो यार। लोग बस लिख लेते हैं थंबनेल टाइटल कि अश्लील लिखता है, अरे हटाओ उसको, गाली देके भगा दो। मेरे को भी इतनी अभद्र गालियाँ कभी कभी, मतलब कोई बात नहीं, पूरा इंटरव्यू देख लो यार कि मैं उसको क्या बोली हूँ। मैं लास्ट में सजेशन भी देती हूँ कि प्लीज़ अच्छे गाने लिखिए, क्योंकि अच्छे गाने भी बजते हैं। तो ऐसे हैं। और रही बात कि क्या सीखने को मिलती है, मैंने हमेशा कोशिश किया है, शुरुआत से आप मेरा कभी भी चैनल एकदम एंड से कभी खोल के देखिएगा, मैंने हमेशा एक अलग कोशिश किया है कि मैं ऐसे टैलेंट को और ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करूं, अपने चैनल पे दिखाऊं जिन्हें लोग प्रमोट करने के लिए पैसा लेते हैं। मैंने बोला मैं करूंगी। अगर आपके पास गाने की शक्ति है, आप गाते हो रियली में, अगर आपकी आवाज़ है, मैं आपको दिखाऊंगी, एक बार नहीं 10 बार दिखाऊंगी, जब तक लोग आपको सुने ना। अगर आपके अंदर रियल में टैलेंट है, एक्टिंग की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, मैं दिखाऊंगी। और उसके लिए मुझे ऐसा नहीं कि चैनल के व्यूज़ ही मायने रखते हैं भाई। आप कहीं ना कहीं मुझे मिलोगे तो कहोगे ना कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं हमेशा थोड़ा सा कलाकारों को, जो लोग सच में टैलेंटेड होते हैं, उनको दिखाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे जब भी आप इंटरव्यू करती हैं या फिर जब मीडिया का काम ही है हमें घूमना, हमें घूमना ही पड़ेगा, हम घर में बैठ के मीडिया काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें जाना पड़ेगा। तो अभी जो पॉलिटिकल सेक्टर में जो चीज़ें चल रही है, जैसे पॉलिटिक्स को लेके बहुत सारे लोग नहीं है कि मतलब पॉलिटिक्स की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। तो एज ए मीडिया, और कम उम्र में मीडिया बनना, एक होता है ना कि आदमी के पास बहुत एक्सपीरियंस हो गया, 30 साल 35 साल 40 साल से काम कर रहा है, तो उसकी बातों में और जो 21 साल 22 साल वाले हैं उनकी बातों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आप तो अभी बस जस्ट मुझे लगता है 1 साल 2 साल से आप काम कर रही हैं, लेकिन मैंने आपका चैनल देखा है तो उस पर आप बहुत अच्छा रॉक कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है उस सब चीज़ों से रिलेटेड। तो आप कैसे देखती हैं पॉलिटिकल सेक्टर को, कि जैसे करप्शन को लेकर, एक करप्शन बढ़ रहा है इंडिया में, बिहार में, बहुत सारे राज्य में, एज ए मीडिया आप क्या मतलब सोचती हैं इसके बारे में? सब लोग तो वही कर रहे हैं, सब लोग तो करप्शन के ही पीछे पड़े हैं। अभी BSSC वाले हैं, देखिए पेपर लीक के मामले में पेपर रद्द कराने के पीछे पड़े हुए हैं। सब लोग तो कर ही रहा है ना। मैं सोचती हूँ यार, एक चीज़ मेरा वसूल है, किसी ने मुझे एक कहावत बताया था कि भीड़ में चलोगे तो भेड़ बन जाओगे, तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। आई डोंट नो ये लाइन किसका है, बट किसी ने मुझे कॉल पे बताया ऐसे ही मजाक में, और रियली ये कहावत मेरे दिमाग में फिट हो गई। मैंने सोचा यार सही है, और मैं हमेशा याद करती हूँ कि भीड़ में चलोगे तो सच में भीड़ ही बन के रह जाओगे। हमेशा अकेले चलो। मैंने बोला यार करप्शन के मामले में तो सब दिखाते हैं, मैं भी उधर ही चलूँ, उन लोगों को दिखाऊं जिनको जरूरत है रियल में। पूरी दुनिया तो उन्हीं के पीछे पड़ी है, क्या बदल गया? नहीं बदलेगा। क्या बदल गया और क्या बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा है। कितना भी आवाज उठेगा, बस वही कह रहे हैं, पॉलिटिक्स रहेगा वैसा ही, जैसा था वैसा है। बस जनता की नज़र में उल्लू बनाओ, वोट लो और अपना गद्दी बचाओ, बस यही चीज़ें हैं। लोग कभी भारत को ये नहीं सोचते हैं कि यार हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं दिल्ली गई थी, मैंने दिल्ली में मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई थी,
साफ सफाई रोडों की, और मेट्रो पे इतनी शांति, इतनी भीड़ होते हुए भी इतनी डिसिप्लिन, बिल्कुल। मतलब कह ही नहीं सकते। और बिहार के लोगों में थोड़ी सी धिक्कड़पन है ना कि कर लेंगे, करेंगे, क्या कर लोगे, अरे जाओ, पुलिस है, जब तक पुलिस नहीं देखेंगे तब तक सीट बेल्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल, जब तक ट्रैफिक पुलिस नहीं देखेंगे तब तक डबल हेलमेट नहीं पहनेंगे। और जबरदस्ती 3 लोग तो अभी भी बैठते हैं, अभी भी बैठ के निकलते, बिल्कुल बैठते हैं। तो ये जबरदस्ती वाली चीजें हैं बिहार में कि यार कर लेंगे, क्या कर लोगे, जाओ निपट लेंगे, मतलब होता है ना रंगदारी, वो है। तो मैं दिल्ली में कुछ दिन में घूमी, लोग कहते हैं अरे सीट बेल्ट लगाई ना तुरंत चालान कट के आ जाएगा ऑनलाइन। मैंने बोला ओ ऐसा सिस्टम है, बढ़िया है यार, इतनी डिसिप्लिन, शांति, साफ सफाई, उस मामले में थोड़ा सा बिहार अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे, और बहुत सुधरना पड़ेगा बिहार को। और इतने बड़े बड़े नेता होके भी अगर बिहार को इस लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मैं भले यूपी की हूँ, बिहार में रहती हूँ, बिहार में वर्क करती हूँ, मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं बिहार के ही हैं लगभग 90%, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा बिहार है। मतलब ठीक है, बहुत बहुत प्रोग्रेस है, लेकिन चाहिए कि और बढ़िया से प्रोग्रेस हो। बिहार जो पटना राजधानी है ना, वाईफाई का विश्व का सबसे बड़ा जोन है पटना, वाईफाई जोन का विश्व का सबसे बड़ा जोन है पटना। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ना जो विश्व में इकलौती हैं पटना में, बिहार में राजेंद्र प्रसाद निकले, चाणक्य निकले, बहुत सारे लोग निकले, तो उस हिसाब से प्रोग्रेस बिहार को ये लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जातिवाद में बांट के रखती हैं। अभी भी बिहार में जातिवादता चलती है बहुत ज़्यादा। लोग अगर माना जाए ना कि अगर लालू यादव को, तेजस्वी यादव को वोट क्यों देते हैं लोग, 99% सिर्फ यादव देते हैं, ये है क्यों देते हैं भाई, जातिवाद पे। तो ये सारी चीज़ें इतना सारा चीज़ आपने जो लर्न किया है, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें बिहार में है, तो फिर बिहार में आप क्यों आ गई? बिहार में मुझे बिहार से प्रॉब्लम नहीं है, और ना बिहार के लोगों से प्रॉब्लम है। थोड़ा सा यहाँ मेन बात है ना कि अगर सरकार कोई नियम निकालती है तो ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। थोड़ा सा इन लोग में है कि कर ले, क्या मैंने बताया ना कि क्या कर लेंगे यार, तो चीज़ मैंने खुद देखा भी है, और आप भी जानते हो, ऐसा नहीं कि आप बिहार के हो तो आप उसका साइड लोगे, ये बात आपको भी मालूम है। तो थोड़ा सा यहाँ के लोग क्या है ना, बिहार में सिर्फ 63% लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बाकी ऐसे ही अनपढ़ है, मतलब ऐसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसके वजह से। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी को बिहार से प्यार है, तो किसी को दिल्ली से प्यार है, तो किसी को हरिद्वार से प्यार है ना। मेरे से आप पूछेंगे कि मतलब क्या आपको बिहार से बहुत ज़्यादा लगाव है, ऐसा वैसा कि हम बिहार में रहते हैं तो हम बिहार का पक्ष लेंगे, ऐसा मेरे अंदर नहीं चलता है। क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ, मैं थोड़ा डेप्थ लेवल तक जाना पसंद करता हूँ, तो मेरे को जहाँ सुकून मिलता है ना वो मुझे पसंद है। बिल्कुल। और मैं बिहार में ही रहता हूँ, बिहार में ही मेरा गांव है, एक ज़िला है और वहीं पे मेरा गांव है, लेकिन मुझे वहाँ सुकून नहीं मिलता है। मेरे घर के अलावा मेरे आस पड़ोस में सुकून नहीं मिलता है, वहाँ के लोगों से मुझे सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग ये हैं जो नीचा दिखाते हैं। वहाँ के लोग ये हैं कि आप अगर आगे बढ़ रही हो ना तो आपको खींचकर नीचे गिरा देंगे, आपको मतलब ऐसी बातें बोलेंगे ना कि आप अपने जीवन में कभी सोच नहीं पाओगे। वो मुझे बताया। आज एक क्वेश्चन मेरा आपसे, आपको बिहार के लोग कितने पसंद है? देखिए बिहार के, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 100% पसंद है, क्योंकि बिहार के लोगों में बहुत कमी है। अगर मैं हरिद्वार गया था, हिमाचल प्रदेश गया था अभी कुछ दिन पहले, हाँ, एक पीपल फार्म है, जो मतलब रोबिन सर उसके को फाउंडर हैं। मैं वहाँ गया, वहाँ पे रास्ते पे चल रहा था ना, तो जैसे नहीं होता है कि लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेना कि हाँ मतलब कहाँ पे ये है। वहाँ के लोगों के पोलाइटनेस में और बिहार के लोगों में मैंने जो डिफरेंस देखा ना, वो मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में। वहाँ जब रोबिन सर से जब मैं बात कर रहा था ना, तो उनके साथ जब मैं बात किया, और बिहार के बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में अच्छा भी किए हैं, उनके साथ में मैंने बैठ के बातें की है, बहुत डिफरेंस लगा है उसमें और इसमें। तो मैं बिहार के लोगों को बुरा नहीं कहता हूँ कि बिहार के लोग बुरे हैं, लेकिन बिहार के लोग जो इंटेंशन रखते हैं ना, जैसे किसी को नीचे गिराने में मतलब इतना लगे रहते हैं ना, बिहार में ये अक्सर होता है। सबसे ज्यादा बिहार में है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बिहार में है। आप अपने घर में क्या कर रहे हो? आप अपने घर में एक फ्रिज खरीद के लाओ ना, बगल वाले को जलन हो रही है तो फ्रिज खरीद लिया, अरे भाई मैंने अपने पैसे से खरीदा है, तुमको उसे क्या लेना देना है? वही चीजें हैं, तुम भी अपना करो ना। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं ना, तो मैं तो बिहार के लोगों को बस 20% पसंद, वही चीजें हैं। और इसलिए थोड़ा सा मुझे
मैंने बोला कि बिहार के लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा सुधरने की जरूरत है। इन लोगों की मानसिकता बहुत अभी लो पे है, बहुत लो पे है। मैं एक चीज है, बहुत आगे बढ़ चुका है। आप सच्चाई पे बात करो ना, आप गलत हो जाओगे। और मुझे नहीं पता कि इस वजह से वो लोग मुझे कितनी गालियां देने वाले हैं। ये इस पॉडकास्ट जब ये पॉडकास्ट जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद से भी देखिए कितना क्या होगा, अभी मुझे भी अंदाजा नहीं है कितनी गालियां पड़ने वाली है। बातें हो रही है ना, एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। हाँ। तो बिहार में ही काम करिए, बिहार को ही उल्टा बोलती है। ये देखिए ऐसा नहीं है, मैं एक बार बोल दूं भाई, ऐसा नहीं है, गालियां नहीं दे रही हूँ, बट बिहार बहुत आगे है। शिक्षित लोगों के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, शिक्षित लोग हमेशा समझदार होते हैं, कोई भी चीज समझ के करते हैं। मैं ऐसा नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जबरदस्ती करते हैं। थोड़ा सा जो लोग नहीं पढ़े लिखे ना, उन लोगों को थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की जरूरत है अपने मानसिकता में। और जातिवाद से बिहार थोड़ा सा अगर ऊपर हो जाए ना, तो बिहार बहुत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, जातिवाद से ऊपर हो जाए तो फिर बिहार को 100% हम भी पसंद करेंगे। बस वही चीज है। क्यों आप जातिवाद पे वोट करते हो यार? क्यों? आपके घर में 12 बजे रात को आएगा सब और आपको 20 लाख रुपए दे देगा। आपके घर में 100 वोट है, कल जाओगे, कल आपका इंटेंशन था किसी और को देने का और वो लाकर 20 लाख रुपए रख दिया, आपने जाकर दे दिया जातिवाद के नाम पे। बस वही चीज नहीं होना चाहिए ना। करप्शन बहुत है बिहार में। इस पे क्यों नहीं बातें होती है? इस पे देखिए, जब भी सच्चाई की बातें करने पे कहीं कोई जाता है उसको दबा दिया जाता है। एक देखिए, एक होता है कि मतलब चिल्ला कर बहुत शोर मचा देना, और एक होता है कि शांति से इतना अच्छे से उनको मतलब फंसा देना ना उस बातों में और उनको सबक सिखा देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। लोग जाते तो हैं, ऐसा नहीं कि तेज प्रताप के पास लोग इंटरव्यू लेने नहीं जाते हैं, लालू यादव के पास नहीं ले जाते होंगे, चाहे नीतीश कुमार जाते हैं, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है सवाल बोलने की। हाँ। पर क्या पता वहाँ से वापस आओ पाओ या नहीं, वो इंटरव्यू आपके पास रहे या ना रही। हाँ। तो लोगों को डर है कि यार मैं इतने बड़े शख्सियत के पास खड़े होकर मैं कैसे खिलाफ में सवाल पूछ सकता हूँ। तो आज जैसे वही चीज मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जो आज के मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं क्रांति लाएंगे, जो सोच रहे हैं हम बदल देंगे, जाकर सवाल करने की हिम्मत नहीं है। वो इंटरव्यू चलेगा, वो चलने का तो बात ही हटाइए, पहले अपलोड होगा कि नहीं, आप वहाँ से वापस आओगे कि नहीं, ये कहीं ना कहीं जो डर है, जिस दिन ये डर खत्म हुआ ना उस दिन बदलेगा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि डर खत्म होगा। नहीं खत्म होगा, क्योंकि कहते हैं ना बिहार किसी के वश में है, ऐसा कहते हैं ना, बिहार पे लालू का राज है, लालू यादव जी का है। क्योंकि मैंने शुरू से जब से नाम सुना ना, लालू यादव लालू यादव लालू यादव, बस यही सुना। मैं उत्तर प्रदेश में भी रह के बहुत नाम सुनी और अभी भी है। जितना अगर लालू यादव अगर कभी आ जाएं, बाई चांस कभी ऐसा है कि वो आ रहे हैं पटना में, मुझे लगता है कि आधा बिहार उमड़ आएगा, आधा से ज्यादा बिहार उमड़ आएगा सिर्फ उनको देखने के लिए। तो ये चीजें हैं, लोग राज किए इतने सालों से, तो है मोहब्बत है, ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ सिर्फ गलत ही काम किए, बहुत अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अब एक चीज करप्शन की बात अगर की जाए तो चलिए, करप्शन उसमें हम ऐड करें या ना करें मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ही से पूछ लेते हैं। रवीश जी को तो आप जानती हैं जी, और हर युवा जानता है रवीश जी को, जो एनडीटीवी में काम करते थे, और अभी आपको पता है कि वो एनडीटीवी में काम नहीं कर रहे हैं जी, उनको निकाल दिया गया। वो खुद इस्तीफा भी दे दिए। निकाले नहीं गए, वो इस्तीफा दिए हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें हुई। हाँ, अब वो उसमें काम नहीं कर रहे हैं, इस्तीफा भी दिए, तो वहाँ पे बहुत सारी इशू हुई थे उसके वजह से। आपको नहीं लगता है कि उतने बड़े व्यक्ति जो सच के तरफ जा रहे थे उनको हटा दिया गया वहाँ से? सोच लीजिए, फिर हम जैसे छोटे लोग कहाँ सवाल कर सकते हैं? कैसे करेंगे फिर ये डर किसने बनाया है? ये जो डर है, जो खौफ है, ये किसने बनाया? अब बताओ यार, उतने बड़े आदमी को, मतलब उतना जो उसके पास, उनके पास मतलब हमको लगता है 20-22 साल 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है वही, जो एनडीटीवी उनको मतलब रखा यार अपने परिवार की तरह, उस सदस्य में वो शामिल थे। और वहाँ से उनको, जब मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था ना, अभी मैंने बहुत इंटरव्यू उनका सुना, क्योंकि बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ उनके साथ, बहुत जल्द। तो मैं जब वो सुन रहा था ना, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे कैसे बातें करनी है, क्योंकि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो उसके पहले एक रिसर्च होता है कि हाँ हमें किस टाइप की बातें करनी है, यूं ही कुछ भी तो बातें होंगी नहीं। हाँ, तो बहुत सारी बातें मैंने सुना। उतना हिम्मत वाला आदमी, उतना जज्बा वाला आदमी अगर रो दे तो इसको आप क्या सोचती हो? इसको आप किस नजरिए से देखोगे? तो वही सोच लीजिए, भारत में कितना करप्शन है, और भारत है किसी और का, राज किसी और का चलता है।
यही तो सबसे बड़ा इशू है। आज भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अभी आपको न्यूज़ मिला होगा दिल्ली का, कितना किलोमीटर तक एक लड़की को कार में दाब के घसीटते लेके चला गया। ये जब मैंने सुना ना तो मेरा मतलब लड़कियों की भी गलती होती है, ऐसे किसी पे बिलीव करना यार इस ज़माने में। और ये कलयुग है, एक नया जनरेशन तो छोड़ ही दो, सोचो ये एक ही चीज़ याद रखो कि ये कलयुग है। यहाँ वो हो सकता है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, तो वो हो रहा है जस्ट बिकॉज कि आप किसी पे भी अनजान आदमी पे 2-4 दिन में बिलीव कर लेती हैं। यार उसको जानो, उसको परखो। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल नहीं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसी से आते हैं हम लव पे, प्यार मोहब्बत। जो आज के युवा जो 21-22 के हैं ना, 18 प्लस की बात क्या करें, 18 से पहले जो है ना उनके अंदर ही प्यार की नशा चढ़ गई है। बिल्कुल, इतना प्यार का नशा चढ़ गया है कि लग रहा है कि प्यार ही मेरी दुनिया है, सब कुछ प्यार ही है। 2 रुपया कमाने की औकात नहीं है। 2 रुपया अपने कमीनी से अपना एक शूज खरीदना हो ना तो शूज नहीं खरीद सकता है कमा कर। एक चश्मा खरीदना हो ना तो वो नहीं खरीद सकता है। हेयर कट करवाना है ना, ये नहीं कर सकता है। पर अगर मोहब्बत हो जाए ना तो अगर वो मैडम फोन करके बोल दें कि मुझे ये चाहिए, तो अपने पापा से पैसा मांगेंगे, पापा मुझे शूज खरीदना है, और ये शूज यहाँ खरीदाएगा नहीं, वो उनका शूज खरीदाएगा। और उसके बाद से श्रद्धा जैसी कहानियां हो जाती है। तो फिर आप कैसे प्यार मोहब्बत को देखती हैं? क्योंकि आप भी तो 21-22 में हैं। बिल्कुल। और ये तो सबसे बड़ी चीज है कि अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन तो वो तो हो ही जाता है, होता है, लेकिन ये तो सब मैटर करता है ना हमारे माइंडसेट्स पे। हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने लाइफ में कैसे जीना चाहते हैं, हमें कहाँ जाना है। हाउ डू यू फील अबाउट लव? ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन नहीं हुआ, बट खुद से समझ आ जाती है कि यार काम करना है। और रही बात प्यार की, तो अगर बाई चांस मैं अभी एग्जांपल दे दूं, मैं किसी से अगर कर रही हूँ, ठीक है, मैं बात भी कर रही हूँ, अगर किसी से मेरा प्यार लफड़ा सेटिंग है भी, तो मैं जिस तरीके से काम करती हूँ, दिन भर लड़कों के साथ रहना, मैं कब रात में आती हूँ 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी पूरी रात नहीं आती हूँ, कभी 10 बजे रात को। तो दिन में कब निकलना है, रात में कब आना है, और 24 घंटे 24 का मुझे लगता है आधा पूरा 12 घंटा लड़कों के साथ जाना है। किसको एक्सेप्ट होगा कि भाई मेरी बंदी 2-4-10 लड़कों के साथ घूमे? बिल्कुल नहीं होगा। किसको एक्सेप्ट होगा कि मेरी बंदी हमेशा एनी टाइम 2-4-10 लड़कों के साथ खाए पिए उठे बैठे? नहीं होगा। तो फिर मैं इसी से हैप्पी रहती हूँ, जाओ भाई। किसी को ये चीज़ नहीं अच्छा लगेगा, किसी भी लड़के को, क्योंकि थोड़ी सी अगर ऐसा होगा भी तो उसको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, बहुत, मेरे लिए खास करके, क्योंकि मेरा काम ही वैसा है। और आपको कभी प्यार हुआ? ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होता है। थोड़ा सा वो वाला जो एज होता है ना कि अट्रैक्शन वाला, तो अभी क्या अट्रैक्शन वाला एज खत्म हो गया आपका? अट्रैक्शन वाला एज तो बुढ़ौती तक नहीं खत्म होता है। तो वो तो बुढ़ौती में भी 9 का होता है। अट्रैक्शन ऐसा नहीं है, होता है, मगर समझ में आता है ना कि यार थोड़े टाइम के बाद खुद ही फील हो जाता है। ऐसा नहीं कि अच्छा, वो जिद बन जाता है। एक बात बताइए, मैं हमेशा पॉडकास्ट में ये सब बातें करता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट होता है एक मतलब पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में जानी जाती है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी वजह से किसी के जीवन में अगर इम्पैक्ट पड़े ना, तो आपको बोलना चाहिए। आप उसको छुपाओ मत, आप बताओ। अब एक बात बताइए, अगर आपने लव पे बात की, बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि ये देखो लव पे बातें हो रही है, हाँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग देखेंगे तो वहां से सीखेंगे कि देखो यार 21 साल की लड़की है और ये कैसे बात कर रही है। तो हमें फोकस करना है पॉजिटिव लोगों पे, कि मतलब पॉजिटिव कौन सोच रहा है, भाई वो वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। तो मतलब प्यार वार हुआ है या नहीं? ऐसा कौन होगा जो कहेगा मुझे प्यार नहीं हुआ है? भाई मुझे भी हुआ है अपनी एज में। मैंने अपनी एज क्या, मेरी उम्र ही क्या हो रही है भाई, 20 साल के साल हुआ था, ऐसा नहीं है। मगर क्या है कि मेरा एक जुनून जो था ना, कि जिस तरीके से मैंने जिद किया कि मैं काम करूंगी घर पे, मुझे ये था कि मुझे वो चीज को कायम रखना है। तो थोड़ा सा मेंटेन किया कि भाई। तो आपने मेंटेन किया फिर, या आप वहाँ से मूव ऑन की? मेंटेन किया कि नहीं, काम पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एज अ फ्रेंड आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, कभी कभी हालचाल ले लिया करेंगे। हाँ, ओवरऑल मतलब अभी बैलेंस है? नहीं, बस एज अ फ्रेंड, एज अ नॉर्मल हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल हो चुका है। कभी कभी हो जाएगा सब। अब खत्म हो जाएगा? नहीं, कभी कभार। अब ऐसे नहीं कि अभी बातें होती है, नहीं होती है बस कि काम के लिए मूव ऑन किया। चलिए इस पे एक स्पिरिचुअल टॉक्स करते हैं। जैसे जब इंसान प्यार में होता है ना, तो उसके अंदर एक अलग वाइब्रेशन होता है। अब देखिए ना, कई बार ये होता है कि अगर वो बंदी अगर मान लीजिए कि मेरी अगर बंदी है, तो अगर बोल देना बेस्ट ऑफ लक, यू कैन रॉक, तो पता है एक अलग जोश आ जाता है। हाँ, और मान लीजिए मेरी लाइफ में अगर ऐसा है तो मैंने वो फील किया, लेकिन किसी की लाइफ में यही चीज़ है और अगर वहाँ पे कभी ऐसे डगमग हुआ तो बोलते हैं यार ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वहाँ की फीलिंग जो होती है और यहाँ की फीलिंग में बहुत अंतर हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आपके साथ जब स्टार्टिंग में जब हुआ था, आपने क्या फील किया था वहाँ पे? मतलब ऐसा फील हुआ था क्या कि मतलब हम किसी को सजेशन दे सकते हैं कि यू कैन लव, कि तुम्हें करना चाहिए यार, ऐसा हुआ था क्या? कुछ वाइब्रेशन हुआ था आपके अंदर कि यार ये एक एनर्जी है, एक अलग एनर्जी है, इसमें ताकत है, क्या फील किया? ये चीज़ है ना कि इंसान की सबसे बड़ी मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो अगर उस चीज़ को अगर हम एनर्जी में लेते हैं ना, तो अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी वही होती है। हो जाए ना, अगर कभी एक दिन जो वाइब्रेशन की बात करें, ऐसा होता है ना कि एक दिन बात ना हो, यार कुछ अधूरा सा है, कुछ अधूरा सा है, वो जो टाइम होता है ना बहुत अलग होता है। कुछ अधूरा सा है यार, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा तो फोन निकल के हेलो क्या हो रहा है, बस ये चीज़। तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है अगर काम के हिसाब से देखें तो। ऐसा नहीं कि प्यार खराब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अच्छे लोगों से हो तब बिल्कुल, किसी लॉयल पर्सन से हो तब, किसी लॉयल लड़की से हो तब, किसी लॉयल लड़के से हो तब। ये तो फिर लक्की होते हैं वो लोग। हाँ, तो लक्की लोग होते हैं बहुत। मान लीजिए आप किससे प्यार करेंगे तो पहले ये तो नहीं कि पूरा उसके खानदान के बारे में और पूरे उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में आप जानेंगी तब प्यार करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। उसके साथ रहना होगा तभी आप जानोगी। बिल्कुल। और उसमें भी इसमें अट्रैक्शन हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद पता चलेगा अरे यार ये तो बहुत घटिया लड़का है, और फिर वहाँ पे जो अट्रैक्शन जो पकड़ के रखा है तो ये तो अलग है, लेकिन जो माइंडसेट्स वहाँ पे है यार ये तो बहुत घटिया है, फिर वहाँ से मूव ऑन करना लगता है यार कभी कभी यार छोड़ो, उस बातों को भूल जाते हैं, यही सही है। फिर कभी कभी जब दिमाग सोचता है नहीं यार कैसे माफ़ कर सकते हैं, इतना बुरा है, माफ़ी नहीं कर सकते, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में ऐसा कंडीशन नहीं आया, सबके लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी आया। बट होता है ना कि अपने अपने मेंटेलिटी पे है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो मैंने भी मैनेज किया, और ऐसा नहीं कि मुझे सामने से मुझे कहा गया कि नहीं मत करो, मैं ये करता हूँ, प्यार करता हूँ, ये ठीक है आगे बढ़ो, यही मुझे मिला कि आगे बढ़ो। बस ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी वाइब्स मिली कि आगे बढ़ो, यही चीज़ मिला मुझे कि आगे बढ़ो, भगवान करे तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। तो ये मेरे लिए था, मैंने बोला चलो। पता है वो प्यार हो चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको कोई इतना सपोर्ट करता है ना कि आप आगे बढ़ो, आप ये करो, ऐसे करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकती हो, तो समझ लो कि मतलब अच्छा है, ठीक ठाक है। इवन दैट रिलेशनशिप इज एग्जिस्टेड और नॉट डजंट मैटर, वो रिलेशनशिप है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो अगर बंदा है चाहे बंदी अगर ये बात बोलता है या बोलती है कि तुम आगे बढ़ो लाइफ में, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से आज के ज़माने में। बहुत पॉजिटिव हो जाता है उस टाइम, बहुत ज़्यादा, कि चलो अब टेंशन नहीं है कि कोई रोएगा कोई गाएगा मेरे बिना। ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है ना कि किसी से मूव ऑन करने के बाद यार रोएगी गाएगी, झूठ का सैड वाला स्टेटस लगाएगी, स्टोरी लगाएगी ये चीज़ें बहुत मतलब होता है ना निब्बा निबियो जैसा गेम, तो वो चीज़ नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब मिली, तो मैं शायद काम कर रही हूँ और करती ऐसे भी, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि जब इंसान अकेले होता है तो थोड़ा सा फील होता है वो चीज़ कि यार रहता कोई जिससे बात हो पाती, जिससे दिन भर की बातें शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी फील होता है। हाँ, अब यही फीलिंग पे तो थोड़ी सी मुझे बात करनी है कि वो जो फील होता है ना समटाइम्स कि यार खालीपन महसूस हो रहा है, अधूरापन महसूस हो रहा है, उसको भरने के लिए कोई चाहिए, फिर वो भरेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तब होता है जब हम लोग खाली होते हैं। अगर आप काम में बिजी हो ना, बहुत बिजी हो ना, आप 24 घंटा बिजी हो ना, दिमाग में ख्याल नहीं आए, वही चीज़ है। तो फिर
ये जो खालीपन है, ये क्या होता है खालीपन, मतलब क्या? ये खालीपन वो होता है जब आप अपने सारे दिन भर के कामों से फ्री हो चुके हैं। अब आपका काम का टाइम बन चुका है कि मुझे अब इतने बजे से काम करना है। अब रिलैक्स हैं आप, मैं काम करके वापस आ गई। अब मेरे पास जो काम है मुझे नाइट में करना है, रात में 2 बजे के बाद। अब मेरे पास पूरा टाइम खाली है। अब मैं थक के आई हूँ बाहर से, तो मेरे माइंड में यार क्या करूँ, अब क्या करना है। फ़ोन उठाया यार, कोई तो अब ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी अचानक से किसी का फ़ोन ही नहीं आता है। मतलब होता है ना कि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, फ़ोन यार कोई तो फ़ोन करो, हालचाल ले लो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं खाना खाई कि नहीं खाई, कोई तो होता पूछने वाला। तो ये चीज़ होता है। बट मेरे लिए क्या है ना कि मैं कितनी भी अकेले रहूँ, मेरे पास अगर मेरा मोबाइल रहेगा तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। रील्स हो गए हैं, सीरियल्स हो गए हैं, यही वगैरह लड़कियों का थोड़ा सा आदत होता है ना, सीरियल्स। अक्सर लड़कियों से एज नहीं पूछा जाता है। हाँ, आपका एज मैं पूछना चाहता हूँ, कितना है आपका एज? आधार कार्ड से लेके 10th के रिजल्ट से लेके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके मेरा ओरिजिनल अभी मेरा 21वां कंप्लीट हो गया, 22वां मेरा लगा है, मतलब 22। अब एक बात बताइए, जो 22 के एज में मैं अभी मतलब जैसे मेरा 23 चल रहा है, हाँ, तो मैं कभी कभी मोटिवेशनल सेमिनार लेता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है मुझे, इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा मूव करता हूँ। मुझे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, सीखना है, मुझे वो हर व्यक्ति से बात करके मुझे वो जानना है कि मैं जो फील करता हूँ क्या वही आप भी फील करते हो क्या, वो जो मोमेंट होता है तो क्या आप वही फील करते हो क्या। तो मैं जब बहुत ऐसे लोगों से मिला, जब पीपल फार्म के ऑनर से जब मैं मिला, तो मैं फील किया कि यार जो मैं सोचता हूँ ना वो होता है यार, वैसा ये भी सोचते हैं वैसा। तो एक आपके लाइफ में फेज आया होगा जिस दिन आपको बहुत खुशी हुआ होगा, वाह मजा आ गया ऐसा, तो कौन सा फेज था और कैसा फील हुआ था आपको? ये बताइए। मैं बताऊं, हंसीएगा मत। नहीं बिल्कुल। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि मैं कभी YouTube से, होता है ना कि लिमिट होता है मिनिमम $100। हाँ हाँ हाँ। सडनली मैंने निकाले सीधे, मुझे लगता है कि समथिंग $700-800। मेरे लिए उससे बड़ा खुशी का दिन कुछ था ही नहीं। और वही मेरे लिए था कि मैं दिन भर खुश थी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, अरे भाई चलो चिल मारते बस। तो मेरे लिए उससे बड़ा खुशी का दिन अपनी पूरी लाइफ में नहीं रहा। मेरी मेहनत का, अपने यूट्यूबर्स के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी का कोई चीज़ नहीं हो सकता। यूट्यूबर यही तो गिनते रहते कि कितने डॉलर बने, कितने बने। ठीक है, तो मेरे लिए मैं जब नया थी तो मुझे लगा था कि यार व्यूज जा रहे हैं, कभी 200 कभी 300। सब सडनली मेरा चैनल बूम किया तो डॉलर्स की काउंटिंग ही नहीं होना लगी, अरे यार क्या बात है। और जब पैसे आए तो कहते ना पैर जमीन में नहीं थे, वैसा फील हो रहा था। तो मेरे लिए बेस्ट एवर डे हमेशा वही रहा। सेम कंडीशन हुआ जब मेरे जैसे आप बता रही हो कि $700-800 जब मेरा भी बूम किया था ना अचानक से एकदम। अभी जिस वीडियो से मेरा चैनल चला 4.4 मिलियन व्यूज़ है अभी उस पर। और मैं ना अब यूट्यूब छोड़ने वाला था कि अब मेरे बस की यूट्यूब नहीं है। मैंने 2 महीना वीडियो बनाना छोड़ दिया था। और जब मैं अपने घर के बाहर बैठा था तो मैं सोचा कि यार अपना ही चैनल है, चलो देखते हैं। जब मैं देखा यार 200 व्यू था, 5000 व्यू हो गया है। शाम को देख रहा हूँ 50,000 हो गया, अगले दिन देख रहा हूँ 2.5 लाख हो गया, उसके अगले दिन देख रहा हूँ 5 लाख क्रॉस हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया, सब कुछ मतलब मैंने अपना कर दिया। और कुछ दिन बाद मैंने पैसा भी निकाला उससे। जब मतलब मैंने इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो फर्स्ट पेमेंट मेरा आया था 50,100 कुछ रुपया ऐसे। तो उस वक्त मैं मतलब सोचा नहीं था कभी लाइफ में कि इतना भी आता है क्या। और जब उतना आया तो एक जो सुकून अंदर से मिला था ना कि यार ये जो करने में जो मज़ा है ना, एक तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो इसमें मज़ा है ये काम करने में। हाँ। और ये काम करके आप लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, आपका इमेज भी बन रहा है। उसके अलावा ये सब खर्च एक्सपेंस जो भी है इसको मेंटेन करने के लिए आप पैसे भी कमा रहे हो। तो इससे बढ़िया तो काम मुझे नहीं लगता है कि कोई और है। आप कहीं कोई जाता है सुबह से शाम तक काम करता है, महीनों दिन पैसा मिलता है, बस उसका उतना ही है, उसके अलावा कोई लिमिट नहीं है। हमारा कोई लिमिट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 24 घंटे तक जगे रहना है भाई, तो सोने का टाइम भी नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार चलो अब थोड़ा आज रिलैक्स कर लेते हैं ना। ये अपने मन के ऊपर है। हाँ, एक मोमेंट बताइए जो आपकी ज़िंदगी का सबसे घटिया मोमेंट था, जिस दिन आपको लगा कि अब तो ज़िंदगी में रहना ही बेकार है,
ये सब कुछ करना ही बेकार है सब? कौन ऐसा मोमेंट था? 2-3 मोमेंट ऐसे बने मेरे लाइफ में। मेरा चैनल जो है ना, ये दूसरा चैनल है। एक्चुअली पहला चैनल मेरा किसी वजह से मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से चल नहीं रहा था। 100-200 व्यू आ रहे थे। मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया 1-1.5 साल बाद। ये जुलाई में मैंने चैनल क्रिएट किया, जो शायद आप देखते होंगे। पुराना चैनल मैंने चेंज करके नाम दूसरे को सेल कर दिया। अच्छा। हाँ। तो ये मैंने चैनल बनाया जुलाई में। अभी 46,000 समथिंग सब्सक्राइबर है। हम लोग सिमिलर चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा आप आगे चलते हैं 4 कदम। तो जब मेरा चैनल ये वाला, इसका क्या था ना, 3-4 महीने बाद इसके, मुझे लगता है कि 10-15 दिन पहले इसके मेरा वो गया है, क्या बोलते हैं, एडसेंस कोड जो जाता है। जा ही नहीं रहा था। 3 बार मैंने सेंड कर दिया था। 3 का लिमिट रहता लास्ट ना। तो सडनली चौथी बार भी हो गया। और चौथी बार हो गया तो मुझे लगा कि अब नहीं आएगा, मेरे पैसे सारे फंस गया, मैं कुछ नहीं रह गया। बहुत मुझे 3 महीने में बहुत इस चीज़ की वजह से लेके बहुत काफ़ी परेशान थी कि यार मेहनत किया है मैंने, और मेहनत किया हुआ पैसा जब नहीं मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा तकलीफ एक मेहनत करने वाले के इंसान ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। तो जब एडसेंस पिन आया 1 हफ्ते बाद, मम्मी बोली कि एडसेंस पिन आ गया। मैं इतनी खुश हुई, बोले यार आ गया। मैं सबको फोन करके बोली मैं एक खुशखबरी दूं, तो सब पहले ही बोल दे रहे कि तुम्हारा एडसेंस पिन आ गया। मैंने लगा क्या बात है, कहना तुम्हारे लिए उससे बड़ा खुशी का बात हो ही नहीं सकता अभी, जिस 3 महीने से जब तक सुन रहे हैं। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद मुझे हाल फिलहाल में मेरा पेज डिमोनेटाइज हो गया था। अच्छा। तो वो भी मेरे लिए बहुत गंदा 7 दिन था। किसी ने बोला कि 1 महीना लग सकता है, किसी ने बोला कि 2 महीने लग सकते हैं, किसी ने बोला कि 10 दिन लग सकता है, किसी ने कहा 2 दिन भी लग सकते हैं। मैंने बहुत, मैं डिप्रेशन में थी। मुझे लगा कि यार मेरा पेज गया। मैं 2-3 लोगों को फ़ोन करके बहुत रोई थी, यार मेरा पेज डिमोनेटाइज हो गया। लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ले लो, मेरे पे काम करो तब तक, और किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो बताना, हम लोग हैं, हेल्प करेंगे। बट भगवान की कृपा से 6 दिन में ही फिर से मोनेटाइज हो गया। तो अच्छा, जब एडसेंस का पिन जब आप भेज रही थी तो उस वक्त जब नहीं जा रहा होगा ना, तो एक अजीब लग रहा होगा? हाँ, अजीब क्या, मतलब ये था कि क्यों नहीं जा रहा, गुस्सा आ रहा होगा। बार उसके वो जो हेल्पर होते हैं उन लोगों को फोन करके टिप टिप इंग्लिश में बातें, दिमाग खराब हो जाता था, यार भेज दो प्लीज। तो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा एड्रेस में ही मिस्टेक था। एड्रेस मेरा प्रॉपर एड्रेस नहीं था, उसमें सिर्फ एक जैसे मीठापुर पटना कर दिया गया था। अच्छा। ऐसा था। तो मेरा करौंदी वाराणसी है, तो प्रॉपर मेरे कॉलोनी और मकान नंबर का नहीं था उसमें। तो मैंने फिर से जब चौथी बार अप्लाई किया तो मकान नंबर और कॉलोनी वगैरह सब डाला, तब 6 दिन में ही आ गया। तो यही था ओवरऑल। ज्योति जी, ये बताइए कि आज का जो ये हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एज अ लोग पत्रकार बोलते हैं, तो पत्रकार हमेशा दूसरों के जीवन के बारे में बताता है, अच्छा बुरा दिखाता है, आपके साथ क्या बीत गया, क्या हो गया बताइए। आप गाड़ी खरीद लिए, आप घर बनवा लिए, हमसे पूछने वाला कोई नहीं, और हम लोग अपने से बता भी नहीं सकते। हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ये मैंने ले लिया, ये कर सकते हैं। बट वो जो होता है ना कि कोई सामने बैठ के पूछे, यार मैं भी बताऊं, मुझे भी बताने का मौका मिले। और ऐसे बहुत होते हैं भाई, पत्रकार के जीवन के बारे में कहाँ कोई लोग जान पाते हैं जल्दी, जब तक कोई पूछे ना। तो ये आप जैसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई जब आपने बोला कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है आइए। और अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। आप एक्चुअली क्या है ना, RDI टॉक्स रियलिटी देखो इंडिया जो बना है, ये आप ही लोगों के लिए बना है। मैं अभी ये जो 31 तारीख था, 30 तारीख को मैंने एक सेमिनार लिया था। मैंने अभी YouTube पे वीडियो भी अपलोड किया, तो उसमें मैंने अपनी कहानी बताई। मैं उसमें एक बात बोल रहा था कि सोचो अगर किसी व्यक्ति को कुछ करने में डर लगता हो, या किसी से बात करने में डर लगता हो, अगर वो उसी का मास्टर बन जाए तो कैसा लगेगा। तो मैं ना जब पढ़ता था ना इंग्लिश, जब बोलने के लिए मैं सीख रहा था, मेरा इच्छा नहीं था कि इंग्लिश बोलना। मेरे पिताजी चाहते थे हमेशा से कि मेरा बेटा इंग्लिश बोले। तो IEL करके एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं एडमिशन जब हुआ था तो मैं बहुत वीक था। उसमें एक दिन इंटरव्यू का सेशन चल रहा था। तो होता है ना कि इंटरव्यू का सेशन चल रहा है और मेरा पैर एकदम थर-थर काँप रहा है, मेरे को आता ही नहीं है मैं क्या बात करूँ, क्या बोलूँ। अब सर वही जो मेरे सामने जब खड़े होते हैं ना, तो उनको प्राउड फील होता है। जिस बंदे को उस दिन डर लगता था इंटरव्यू देने में, आज वो लोगों के साथ बैठ के इंटरव्यू लेता है। तो होता है, लाइफ है, ये फेज है लाइफ का, चलते रहता है। बस उसमें यही चीज़ है कि आपको सीखते रहना है। हाँ, अब देखिए ये पॉडकास्ट देखने के बाद से बहुत ऐसे लोग होंगे कि देखो यार इसमें क्या क्या बातें किया है, उम्र देखो ना, ये अभी 21-22 का है सब, देखो क्या क्या बातें कर रहा है ना।
बहुत ऐसे लोग होंगे। रियली भाई 22 साल की उम्र में जो मुझे लगता है कि 2-3 साल से जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने फील किया है, वो बहुत सारे लोग अपनी 30 साल की उम्र में भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं मैं ही करती हूँ, हर एक स्ट्रगल करने वाला पर्सन बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लेता है। तो बेहतर है कि लाइफ में, हाँ एक चीज़ और जाते जाते कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम, मैंने किसी राजा की कहानी पढ़ी थी किसी किताब में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल ये था कि उसका उंगली कट गया था तो ऐसे फलाना, कुछ स्टोरी मुझे याद नहीं, बट यही लाइन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे लाइफ में जब भी बुरा होता है या फिर मेरे साथ जब भी कुछ गलत होता है, लोग मुझे उल्टा बोलते हैं या फिर मेरे साथ ही कुछ बुरा, तो मैं सोचती हूँ कि इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, और रियली होता है ऐसा। तो हमेशा अपने प्रॉब्लम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, सबको ऑब्जर्व किया है, सीखा है कि किसके साथ कैसे रहना है और कौन कैसी बातें कर रहा है तो उसके माइंड में क्या है। ये भी 10 लोगों के साथ बैठने का एक चीज़ फ़ायदा होता है, आप 10 लोगों के माइंडसेट को समझ सकते हो। बस वहाँ चुपचाप बैठे रहिए और 10 लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, समझ जाएंगे आप। और 10 लोग में से जरूर 7-8 लोग ऐसे होंगे जो दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि उस 7 लोगों से दूर रहना है, उस 7 लोगों से अपने बारे में शेयर नहीं करना है। वो जैसे आज दूसरे के बारे में बैठ के बात कर रहा है ना, किसी महफिल में आपके बारे में भी बैठ के ऐसी बात करेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, और बेटर है लोगों को बहुत जानने परखने के बाद ही अगर खास करके अपनी पर्सनल और सीक्रेट बातों को शेयर करें। और मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी किसी से खास अपनी पर्सनल बातें शेयर की हैं। तो मुझे पता है कि भाई आपके खास लोगों के भी कुछ खास लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर है कि पर आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी आपकी पर्सनल बातें हुई, आपको कोई इशू नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब जाते जाते एक सवाल कि कॉफी विथ मी का आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान भी सीक्रेट है, ऑफ कैमरा बता दूंगी। अच्छा दोस्तों, फिर जब जैसे ज्योति जी हैं अपने लाइफ में बहुत आगे जाएंगी, अपनी एनर्जी को और फैलाएंगी, और आज 46,000 से 46 मिलियन तक जब जाएंगी, अभी कुछ दिनों बाद इनका चैनल और ज़्यादा बूस्ट करेगा। 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, 5 लाख होंगे, फिर 10 लाख होंगे, फिर 1 मिलियन, 2 मिलियन, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर पॉडकास्ट करेंगे लोग, क्योंकि अभी की एनर्जी में अभी तक जो सीखी है ये इसमें बातें हुई। और फिर जब उस वक्त जब हम बातें करेंगे तो यहाँ से आप क्या क्या सीखोगी, क्योंकि यहाँ से अब लाइफ का जो मोड है ना वो बदल जाएगा। बिल्कुल, है ना? तो फिर वो सब भी बातें होंगी। तो आप अपना प्लान सीक्रेट रखो और आप ऐसे ही मचाते रहो। जाते जाते ये ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं हमेशा पूछता हूँ कि आज ये टॉक्स पे आकर कैसा लगा और मुझसे बात करके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मज़ा आया। होता है ना कि अपनी पर्सनल बातें जब एक वाइब बन जाती है ना तो ऑटोमेटिकली बातें निकलने लगती हैं। तो वो वाइब क्रिएट हुआ यहाँ पे, और अच्छा लगा आपसे बात करके, और अच्छा लगा आपसे अपनी बातों को शेयर करके, अपने स्ट्रगल को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके। और यही कहूँगी कि जो इस वीडियो को देखेंगे सीखने की कोशिश कीजिएगा, गाली देने के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मैंने कहा क्या है, और जो मैं कहूँ अगर बुरा मैंने कहा है, लड़कियों को भी कहा है मैंने, बिहार को भी कहा है, लेकिन सोचिएगा कि मैंने क्यों कहा है और किसको कहा है। और बेटर है, और गाली देके जाएंगे तो पक्का वही जो मैंने बताया ना कि 63% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी अनपढ़ है, वही अनपढ़ों में से कोई एक होगा जो गाली देके जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आपका गाली भी आशीर्वाद स्वरूप रख लूंगी मैं। ओवरऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आज आप अपने जीवन की बहुत कीमती समय निकाल कर दी, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति बिजी है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसमें से टाइम निकालना कि चलो आपके साथ बैठ के एक पॉडकास्ट करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि 25 मिनट्स 30 मिनट्स तक करेंगे लोग, पर आई होप कि ये 1 आवर्स का हो गया ऐसे। तो ये जो एनर्जी यहाँ जो बना ना, जो वाइब्स क्रिएट हुआ, ये बिल्कुल अलग है। अभी ये मेरे चैनल का सबसे तगड़ा वीडियो होने वाला है, जस्ट बिकॉज जबकि हम लोग बहुत ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचे, हमको लग रहा है कि 6 फ्लोर 7 फ्लोर वजह से भी हाँ, ये मतलब ओपन प्लेसेस में बैठ के जब बातें होती है ना, क्योंकि देखिए 4 दीवारी में बंद होकर बातें करना वो अलग होता है, लेकिन जब ओपन प्लेसेस में आदमी बैठता है तो माइंड भी जो होता है ना, एक एनर्जी जो होता है ना, ये फ्लो करता है पूरा एकदम, वहाँ पे 4 दीवारी में बंद जाता है, ये सारी नेचुरल चीजें हैं। और ये बिल्कुल फ्लो कर रहा है, और यहाँ से एक एनर्जी जो, क्योंकि आज मैं बातें किया आपसे, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, और आई होप कि ये वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ हिट करे, और आप ऐसे ही मचाते रहो,
आप हमेशा लाइफ में अच्छा करते रहो। और एज अ लड़की गर्ल मैं आपको बहुत सारी भगवान से दुआ मांगूंगा कि आप लाइफ में बहुत आगे करो। और कॉफ़ी विथ मी जो है इसको आप बहुत आगे लेकर जाओ। और हमेशा एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाने तक का भी पैसा नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पहनने तक का भी पैसा नहीं है। आप जब लाइफ में कमाओ तो आप ज़रूर समाज सेवा करना। जरूर मैं करती हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा भी है। आप ऐसे ही करते रहो, मेरा एक पर्सनल राय है कि आप ऐसे ही करते रहो और करना भी आप, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो अगर हम सब मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। ओवरऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आप भी इतना समय निकाल कर उतनी दूर से आए आप इंटरव्यू के लिए। बहुत ठंडा लगा है। कल बाइक जब ड्राइव कर रहे थे लोग ना, तो देखिए क्या है ना, एक्चुअली जज्बा बहुत तगड़ा है। मैंने 31 तारीख को अपने आप से वादा किया है कि भूख को त्याग दूंगा, नींद को उड़ा दूंगा, मुझे सिर्फ काम करना है। चाहे रात भर जगना पड़े ना, फिर भी काम करना है। बेशक जितना काम करना है ना करूंगा। ये 2023 को अपने जीवन का सबसे तगड़ा साल बनाना है, सबसे तगड़ा। कि मैं जब मैं मरने वाला हूँ ना, तो मैं उस वक्त ये बातें बोलूं कि 2023 जो था ना यार, लाइफ को बदल दिया पूरा ये। और मैं 2023 को एकदम, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि जो एक होता है ना, एक पसीने का कण जो होता है ना, मतलब अगर केस को भी निकाल दूं मैं और उससे एक बूंद निकालूं ना, उतना भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है और बहुत सारी बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं। बेशक आप कभी मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले। गॉड ब्लेस कि हम सब आगे जाएं लाइफ में और फिर हम लोग ऐसे ही मचाते रहें। ओवरऑल बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों ये रही ज्योति जी, कॉफ़ी विथ मी के जो फाउंडर हैं। इस पॉडकास्ट से आपको क्या सीख मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके विचार में, आपके ख्याल में अगर कोई व्यक्ति है कि आपको लगता है कि नहीं मुन्ना उनके साथ भी एक पॉडकास्ट करे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या ईमेल डाला गया है तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है ज़रूर आप लोग बताइएगा। और ऐसे ही पॉडकास्ट में करते रहता हूँ, रियलिटी टॉक्स करते रहता हूँ। ये सब देखने के लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो।